गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुंवर नारायण जी द्वारा रचित जो हमारी कविता है कविता के बहाने, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जो है कुंवर नारायण जी का जान लेते हैं कि इनका जन्म जो है वो 27 सितंबर को हुआ था 1927 ईस्वी में। और ये जो है युग चेतना एक बहुत ही पॉपुलर पत्रिका है, युग चेतना, इसके संपादक भी रह चुके हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, अज्ञेय जी द्वारा रचित जो तीसरा तार सप्तक है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं, बहुत से ऐसे संग्रह जो है वो लिखे गए हैं। तो आइए हम जो है इनके द्वारा रचित जो इनकी कविता है कविता के बहाने, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। लेसन का नाम है पाठ 3 कविता के बहाने। रचयिता का नाम है कुंवर नारायण। ऑलरेडी हम लोग जीवन परिचय भी पढ़ चुके हैं और जो है इनके द्वारा जो रचित रचना है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें केवल रिवीजन करना है। सबसे पहले क्या है, हम इसकी रीडिंग करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया क्या जान सकती है, तो इसी संदर्भ में यह कविता लिखी गई है। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आरोह भाग 2 में संकलित हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर। आप इसको हमने आपको बताया था कि संदर्भ जो आप कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक तरीका ये भी है। हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर श्री कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने शीर्षक से लिया गया है। यह आपका क्या है, यह आपका संदर्भ है। तो आगे देखिए प्रसंग क्या है, इस कविता की रचना किस प्रसंग में, किस संदर्भ में की गई, कविता की रचना के पीछे क्या उद्देश्य था। तो प्रसंग है, आज के आधुनिक युग में, आज का जो मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, इसमें कविता का कोई वजूद नहीं है। यह कवि का अपना ओपिनियन नहीं, कवि की अपनी सोच नहीं है, यह समाज की सोच है। लोग ऐसा सोचते हैं कि आज हर जगह यांत्रिकता का युग है और यंत्रों के दबाव के चलते जो है कविता का अस्तित्व तो कहीं ना कहीं जो है धुंधला पड़ता चला जा रहा है, कविता का अस्तित्व तो जो है वो समाप्त होता चला जा रहा है। तो ऐसे सोच से पर्दा हटाने के लिए कवि ने कविता के बहाने की कविता का जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को टटोलने के लिए ये इस कविता की रचना की है। तो क्या है, आज के आधुनिक युग में कविता का कोई वजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि आज का युग यंत्रों का युग है, आज जो है मशीनीकरण का युग है, आधुनिकता का युग है, मशीनों का युग है। तो ऐसे में कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर प्रदान करती है। क्या टटोलने का अवसर प्रदान करती है? जो हमारी कविता है। कौन सी कविता? कविता के बहाने। इसके रचयिता का नाम कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने में ही बताया गया है कि आज का जो समय है वो मशीनीकरण का युग है, आधुनिकता का युग है, यांत्रिकता का युग है। ऐसे समय में कविता कहाँ फल फूल पाएगी, ऐसी लोगों की सोच है। तो इसी संभावनाओं को टटोलने के लिए कवि ने इस कविता का सृजन किया कि क्या वास्तविक रूप से यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व तो समाप्त हो रहा है, कि अभी भी कविता के वजूद या कविता की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी को हम आज जो है अपनी कविता में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये काव्यगत सौंदर्य हम इसको बाद में देखेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कहते कविता एक उड़ान है। जिस प्रकार कविता की उड़ान होती है, चिड़िया की जिस प्रकार उड़ान होती है, उसी तरह से कविता की भी उड़ान है। कविता एक उड़ान है। कविता क्या है? कविता एक उड़ान है, एक जो है वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, उड़ती रहती है। किस प्रकार?
चिड़िया के बहाने, जिस प्रकार चिड़िया अपने दोनों पंखों को फैला करके आकाशमंडल में इधर उधर उड़ती रहती है, उसी प्रकार कविता भी अपनी कल्पना रूपी पंखों को फैला करके, ध्यान दीजिए, जिस प्रकार चिड़िया के बहाने कविता का उदय होता है। कविता का उदय ऑलरेडी है, हमें ध्यान देना है क्या कि हम ये सोच रहे हैं कि आज यांत्रिकता का युग है और कविता का वजूद जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो ऐसे संदर्भ में हम क्या उसका वजूद बना हुआ है, इसको हम टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कवि ने बताया कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती रहती है, अपने चिड़िया दोनों पंखों को फैला करके आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ती है, उसी प्रकार जो है कविता भी अपनी उड़ान भरती है। कैसे? अपनी कल्पना रूपी पंखों के सहारे। चिड़िया अपने पंखों के सहारे और कविता अपनी कल्पना रूपी पंखों के सहारे उड़ती रहती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि जो चिड़िया होती है उसकी उड़ान जो होती है उसकी सीमित उड़ान होती है। एक समय जा करके, एक स्थान पे जा करके चिड़िया जो होती है थक जाती है, उसकी उड़ान जो है वहीं पे रुक जाती है। लेकिन जो कविता होती है, कविता अपने दोनों पंखों को फैला करके, कौन से पंख? जो कल्पना रूपी पंख होते हैं, उस कल्पना रूपी पंखों को फैला करके चिड़िया आकाश की ऊंचाइयों, जो कविता जो है आकाश की ऊंचाइयों तक जो है आगे बढ़ती रहती है। जहाँ पे चिड़िया की एक सीमा होती है, चिड़िया एक सीमा के बाद रुक जाती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। कविता निरंतर तेज गति से आगे बढ़ती रहती है। बाहर भीतर, चिड़िया जिस प्रकार अंदर बाहर उड़ती रहती है, उसी प्रकार कविता भी अंदर बाहर उड़ती रहती है। लेकिन चिड़िया एक स्थान पे जाके थक जाती है, रुक जाती है, उसकी गति को विराम लग जाता है। लेकिन जो कविता है उसकी जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना पे कभी किसी प्रकार का कोई विराम नहीं लगता। कविता के पंख लगा, कविता के पंख मानी कल्पना रूपी पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। प्रश्नालंकार, कवि ने प्रश्न किया कि क्या जान, चिड़िया भला क्या सोच सकती है। चिड़िया कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, चिड़िया कभी सोच भी नहीं सकती कि कविता की जो क्या संभावनाएं हैं, क्या सीमाएं हैं। क्योंकि जब चिड़िया जो होती है, जब किसी चीज की सोच ही सीमित होती है, जब मान लीजिए पानी को एक ग्लास में रख दिया तो उसको तो पता बस इतनी ही दुनिया है, इससे आगे बाहर जब कभी गए ही नहीं तो बाहर की दुनिया की हम कल्पना क्या कर सकते। तो उसी प्रकार चिड़िया अपने दोनों पंखों को फैला करके आकाश में उड़ती तो है, उसी प्रकार कविता का भी उदय होता है। लेकिन एक समय बाद जो चिड़िया होती है, चिड़िया थक जाती है, विश्राम करने लग जाती है, एक स्थान पर रुक जाती है। लेकिन कविता जो होती है वो कल्पना के पर लगा के वो निरंतर उड़ती रहती है और उसका कहीं भी विराम नहीं होता है। तो उस प्रकार जो है चिड़िया कभी कल्पना भी, कहने का अर्थ यह है कि उसकी एक सीमा होती है। चिड़िया के उड़ान की जो होती है वह एक सीमा होती है और कविता के उड़ान की कोई सीमा नहीं हो सकती। आप खुद से चर्चा करिए कि आप खुद से सोचिए कि कविता जो होती है, कविता में आप देखते होंगे कि आप हृदय की बात, बाहर की बात, कहीं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां रवि नहीं पहुंच सकते, जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकती, वहां जो है कवि पहुंच सकते हैं, कवि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो आज भी कविता का वजूद पे चाहे कितनी भी यांत्रिकता आ जाए, हृदय के उद्गार कभी समाप्त होने वाले नहीं है। तो इसी संदर्भ में जो यह कविता लिखी गई है, तो क्या है, काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, पहला भाव पक्ष, यांत्रिकता के दबाव में कविता के अस्तित्व पर चर्चा की गई है कि चिड़िया के समान कविता भी उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया जो होती है वो एक सीमा के बाद रुक जाती है। तो आज जो है यांत्रिकता का कितना भी दबाव क्यों ना हो, मशीनीकरण का कितना भी दबाव क्यों ना हो, लेकिन कविता का वजूद जो है आज भी बना हुआ है। चिड़िया की सीमितता तथा कविता की असीमितता का वर्णन किया गया है। चिड़िया की जो है एक सीमा होती है और कविता की कोई भी सीमा नहीं होती है, जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार आप कला पक्ष में कह देंगे कि कविता क्या है, वो भावपूर्ण है।
कि हमारे सामने एक आकार, एक हमारे सामने एक रूप कवि ने प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार चिड़िया पंख फैला के उड़ रही है, उस प्रकार कविता भी अपने पंखों को यानी कल्पना रूपी पंखों को फैला करके उड़ रही है। तो हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत होता है। तो कविता जो क्या है, भावपूर्ण है, यथार्थता का गुण विद्यमान है। कवि ने बताया कि कविता जिस पर चिड़िया उड़ती है उसकी एक सीमा होती है, तो उसी प्रकार कविता की एक सीमा नहीं होती। तो यह यथार्थ, कवि ने स्वीकार किया इस बात को, कवि ने इस बात को स्वीकार किया, यांत्रिकता का दबाव है, लेकिन उसके बावजूद भी कविता अपने वर्चस्व को बनाए हुए है। कविता जो है स्वच्छंद है, उस पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन, कोई पाबंदी जो है वो नहीं है। भाषा सरल है, सहज है, भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया, प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया। आइए हम दूसरा स्टेंजा देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। दूसरे जो मुक्तक दूसरी कविता है, दूसरे पंक्ति में कवि ने बताया, काव्यांश में कवि ने बताया कि फूल की तरह कविता भी एक यात्रा करती है। जिस प्रकार फूल विकसित होते हैं, खिलते हैं और सुगंधित होते हैं और आसपास वातावरण को महकाते हैं, उसी प्रकार कविता भी जो है इसी प्रकार सबके हृदय में रच बस जाती है। सबको आनंद जिस पर पुष्प का सुगंध पा करके लोग आनंदित होते हैं, उसी तरह से कविता को पढ़ करके लोग, जो पाठक वर्ग होते हैं, वो आनंद का अनुभव करते हैं। कविता का खिलना है फूल के बहाने, तो जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसी प्रकार कविता का भी उदय होता है। तो जिस प्रकार फूल जो है विकसित होते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, अपने सुगंध से सबको सुवासित करते हैं, उसी प्रकार जो है कविता भी लिखी जाती है, उस विकास विस्तार पाती है और जो है लोगों के हृदय में रच बस जाती है और आनंद की अनुभूति करती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, खिलती तो है फूल की ही भांति कविता भी, लेकिन फूल को क्यों नहीं पता, फूल क्यों नहीं कविता के महत्व को समझ सकती, क्योंकि फूल की एक परिणति है। फूल अगर खिलता है तो फूल का जो है उसका पतन यानी जो है मुरझाना स्वाभाविक है, लेकिन कविता एक बार लिख दी जाती है तो युगों युगों तक, काल देश काल परिस्थिति से ऊपर उठकर बहुत लंबे अवधि तक, युगों युगों तक अपना वर्चस्व जो है वो बनाए रखती है। लोगों के हृदय में अपना स्थान जो है कविता हमेशा बनाए रखती है। तो इसलिए फूल जो है, फूल की एक सीमा है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है। कविता जो है स्वच्छंद है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधाएं जो है वह नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल बेचारा क्या सोच सकता है, फूल क्या कल्पना कर सकता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या कोई ऐसा भी है जो कभी मुरझाए ही ना। तो फूल तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता इस बात की, कभी ऐसा भी कोई चीज हो सकती है जो कभी मुरझाता ही ना हो। तो उससे क्या सोच से परे है, फूल की सोच से परे है। फूल अगर खिलेगा तो उसको मुरझाना स्वाभाविक है, लेकिन कविता एक बार लिख दी जाती है तो चिरकाल तक, युगों युगों तक अपना वर्चस्व जो है वो बनाए रखती है। तो इस प्रकार फूल की तरह कविता की यात्रा को कवि ने दर्शाया है। भाव सौंदर्य में आप लिख देंगे कि फूल के माध्यम से कवि ने कविता की यात्रा को आरंभ किया है और बहुत ही अच्छे उदाहरण के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार फूल पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, उसी प्रकार कविता भी लिखी जाती है और युगों युगों तक लोगों के हृदय में कविता जो है वो विराजमान रहती है। कला पक्ष में आप लिख देंगे कि सरल है, सहज है, भाव अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। फूल का उदाहरण, फूल से साम्यता दे करके कवि ने हमारे सामने एक उपयुक्त दृश्य जो है वो प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार यह हो जाएगा। भावानुकूल भाषा का गुण जो है इसमें विद्यमान है। अगला देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। ध्यान दीजिएगा, पहले में था चिड़िया क्या जाने, दूसरे में था फूल क्या जाने और तीसरे में क्या है, बच्चा ही जाने।
ऐसा मत लिख दीजिएगा कि बच्चा क्या जाने, जैसे चिड़िया नहीं जान पा रही है और फूल नहीं जान पा रहा है, उसी तरह से लिख दीजिए कि बच्चा क्या जाने, बच्चा भी नहीं जानता। तो ऐसी बात नहीं है। कवि क्या कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं, कल्पना की दुनिया में जहाँ न कोई नहीं पहुंच सकता, वहां बच्चे खेल के माध्यम से, क्रीड़ा के माध्यम से वो पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, उसी प्रकार से कवि जो है शब्द क्रीड़ा करते हैं। बच्चे अपनी कल्पना के सहारे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी कल्पना के सहारे विभिन्न प्रकार के शब्दों के माध्यम से शब्द क्रीड़ा करते हैं और खेलते हैं। तो बच्चे का खेल और कवि का खेल दोनों एक समान है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चे जब खेल खेलते हैं तो वो हर चीज से ऊपर उठ जाते हैं। सब घर एक कर देने के माने मतलब जाति, मजहब, लिंग, हर धर्म सबसे ऊपर उठ करके सबको एक समान कर देने का जो अधिकार है वह कौन करता है, वह कविता के माध्यम से होता है और बच्चों के माध्यम से होता है। जब बच्चे खेल खेलने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस लिंग से संबंध रखता है और किससे उसका जो है तादात्म्य हो रहा है। ये सब चीजें भूल करके बच्चा क्या जानता है, बच्चा केवल खेल जानता है। बच्चा एक ही चीज जानता है, खेल खेलना, कि वह खेल खेल रहा है। उसी प्रकार कवि भी जब कल्पना की दुनिया में सोच के सागर में डूब करके गहराई से मोती चुन करके निकालता है, तो वो जो कविता होती है वो सबके लिए होती है। हर जाति, धर्म, लिंग, मजहब सबसे ऊपर उठ करके सबको आनंद की अनुभूति कराती है। तो सबको एक समान समझा जाता है। कविता के माध्यम से जो आनंद की अनुभूति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चा ही केवल जान सकता है कि कविता का आनंद जो है वो क्या होता है। तो कविता बच्चे जो होते सब चीज भूल करके सबको एक समान बनाते, तो उसी प्रकार यह कर्तव्य जो है मात्र कविता के आधार पर, कविता में भी इस प्रकार की साम्यता होती है। कविता में ही वह आधार होता है, कविता में ही वह योग्यता होती है कि वो सबको एक समान कर देते हैं। मतलब देश, काल, परिस्थिति से ऊपर उठ करके सबको एक समान समझने का अधिकार किसी में होता है, तो वह कविता में होता है। तो इसमें जो है फूल और बच्चे के माध्यम से कवि ने एक यात्रा दर्शाई है कि किस प्रकार फूल विकसित होते हैं और उसी प्रकार किस प्रकार कविता लिखी जाती है और गढ़ी जाती है। तो एक तरफ फूल के माध्यम से कवि ने प्रकृति चित्रण किया है और जो दूसरा बच्चा का उदाहरण देकर कवि ने भविष्य की ओर अपार संभावनाएं, जब बच्चा एक एक स्टेप करके आगे बढ़ता है तो एक अपार संभावनाएं हमारे सामने प्रस्तुत होती है। कि कहने साधारण शब्दों में आप ये देखिए कि बच्चे के पास पूरा जीवन पड़ा है। बच्चा जो है कोरा स्लेट है, वो जिधर चाहे जैसी भावनाएं चाहे उसमें भरी जा सकती है। तो उसी प्रकार सेम कविता भी है। कविता में भी अभी कवि लिखना प्रारंभ कर रहा है, तो कविता किस दिशा में जाएगी हम पहले ही नियत नहीं कर सकते। और कोई कविता की कहीं भी कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई सीमा नहीं है। कविता की जो सीमा है वह अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार बच्चे के खेल की भी कोई सीमा नहीं होती है। तो चाहे कितनी भी यांत्रिकता हो जाए, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसे उसी प्रकार के नगमे अच्छे लगते हैं, जब कोई खुश होता है उसको उसी प्रकार के नगमे गीत अच्छे लगते हैं। तो कविता का वजूद ना कभी समाप्त हुआ था, ना कभी समाप्त है और ना कभी समाप्त होगा। रूप बदल सकते हैं वो अलग बात है। जो तुकबंदी वाली कविताएं चलती थी, आज जो है छंदमुक्त कविताएं चलती हैं। तो कविता जो है तब भी थी, कविता आज भी है और कविता सदा सर्वदा बनी रहेगी। तो इसी संभावनाओं को टटोलती हुई यह कविता जिसकी सृष्टि जो है कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है, जिसका नाम है कविता के बहाने। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरी कविता। तो इस पे आधारित जो भी प्रश्न उत्तर हैं उस प्रश्न उत्तर को आप तैयार करेंगे, कला पक्ष और भाव पक्ष अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इसको अपने शब्दों में आप लोग तैयार करने का कष्ट करेंगे। क्या है कला पक्ष में इसमें दिया हुआ इस पुस्तक में, भाषा सरस है, प्रवाहमयी है,
अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास हमने बता दिया कि एक ही लेटर, लगभग हर कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा च च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कविता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि क्या कविता का जो सीमा है, तो आपको बताना है कि नहीं, कविता की कोई सीमा नहीं होती, कविता असीमित होती है, वह स्वच्छंद होती है, वो कल्पनाशील होती है, वो कविता पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। तो इस प्रकार आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित भक्ति चैप्टर है और दूसरा जो बाजार दर्शन, इस चैप्टर को ध्यान से, स्टोरी को अच्छे से पढ़िएगा और उस पाठ पर आधारित जो भी प्रश्नोत्तर बनते हैं उन प्रश्नोत्तर को तैयार करिए। और इसके साथ साथ आप जो है नेट पे जा करके, गूगल पे जा करके आप उस पाठ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, यानी आप जो है सैम्पल पेपर डाउनलोड करिए या कहीं मार्केट से सैम्पल पेपर अवेलेबल है वो वहाँ से ले करके जो भी उस पाठ से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को हल करने का, अपने शब्दों में हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।